सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्षद सर क्लासेस। सो गाइस, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, अकाउंट्स का बेसिक क्लासेस, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग होगा। ठीक है, जो अब आज हम लोग अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ अपनी बातें बता देता हूँ कि देखिए, आप कॉमर्स लेकर अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर अर्षद सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कहीं भी दूसरे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर ट्यूशन में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं अपना चैनल में 2 4 5 वीडियोस डाल देंगे डेमो के लिए और उसके बाद फिर बाकी क्लासेस के लिए हम फिर आपको पैसा पेमेंट करना पड़े वो क्लासेस के लिए, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज अकाउंट्स का पहला क्लास और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट का क्लास कराएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आए तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर कहीं पे डाउट, समझ में तो आएगा ही, अगर आप अच्छा से करेंगे क्लासेस तो समझ में बिल्कुल आएगी। अगर कहीं पे आपको अगर डाउट रह गया, आपका कोई बच गया डाउट, तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हर एक कमेंट का आपको मैं रिप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर अगर कहीं बड़ा कोई डाउट अगर बच गया तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों हैं? सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग, जो आप लोग ये सब्जेक्ट चूज़ किए कॉमर्स, उसमें आपको अकाउंटेंसी है और भी है बाकी सब्जेक्ट, बट अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों हैं? ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड अकाउंटिंग। इसका डिफिनेशन को अगर आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोला है, सिस्टमेटिक मैनर में कोई भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं उसी को अकाउंटिंग करते हैं। कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझाते हैं। जैसे कि कोई चीज़ का आपका बिजनेस है, सपोज आपका ग्रोसरी का शॉप है। ठीक है, ग्रोसरी का शॉप है। अब उसमें क्या होता है, रोज़ आप होलसेल मार्केट से आप कुछ सामान परचेस करके आ रहे हैं और टन 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 बेच रहे हैं, परचेस कर रहे हैं बेच रहे हैं, परचेस कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड नहीं करके रखिएगा ट्रांजेक्शन का, ठीक है, अगर आप उसको लिख करके या फिर कंप्यूटर में अपलोड करके या फिर बुक कीपिंग अगर कहीं पे नोट करके अगर ट्रांजेक्शन नहीं करके रखेंगे तो आपको क्या लास्ट में पता चलेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है? कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ओरली कुछ नहीं होता जब तक आप हिसाब किताब आप अपने पेन कॉपी में, खैर अभी तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, कंप्यूटर में होता है, लेकिन मैं आपका एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं कि आप कॉपी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जब छोटा सा दुकान है मोदी खाना का, तो उसमें तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि उसके लिए बहुत बड़ा सा अकाउंटेंट को आप हायर करके या फिर कीजिएगा। उसके लिए आप एक कॉपी में भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर प्रॉपर अगर रिकॉर्ड नहीं रखिएगा विथ डेट, और तो आपको जब आप बहुत जन क्या करता है, वीकली अपना चेक करता है प्रॉफिट लॉस, कोई मंथली चेक करता है, कोई ईयरली चेक करता है, हम आपको वीकली ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो वीकली अगर आप नहीं उसको रिकॉर्ड करके रखिएगा विद डेट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 तारीख को परचेस कर रहे हैं और आप पहले 4 तारीख का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब होता है विथ सीक्वेंस डेट, मतलब डेट का भी आप सीक्वेंस रखिएगा, तभी जा कर के आपका सही अकाउंटिंग का जो आपका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपका जो अकाउंट जो मैच करेगा, तभी एक एग्जैक्ट आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल पाएगा। समझ में आएगा कि बिजनेस मेरा कितना सेल हो रहा है, कितना का परचेस कर रहा है, कितना का सेल कर रहा है, तो आपका एग्जैक्ट एक फिगर निकलेगा, वो सही निकलेगा, ऑथेंटिक निकलेगा। आप अगर प्रॉपरली नहीं, आप रिकॉर्ड तो कर रहे हैं बट डेट ही नहीं बैठा रहे, आप रिकॉर्ड तो कर रहे हैं 2 तारीख का डेट, 2 तारीख का एंट्री 4 तारीख में मार रहे, 4 तारीख का एंट्री फिर आप कहिए एक बार छोड़ दिए कि चलो ना 2 4 दिन बाद एक ही बार सारा टन 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 एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि एग्जैक्ट आपका मैच नहीं खाएगा। मतलब 2 तारीख का 4 तारीख कीजिएगा तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा आपका, आप ही बाद में कन्फ्यूज हो जाएंगे, अरे कब कितना सेल किए थे, कब कितना परचेस किए थे, किस वीक में किए थे, आप ही भूल जाएंगे। तो देखिए, अब छोटा मोटा तो बिजनेस ठीक है, छोटा ही बिजनेस है, लेकिन क्या होगा कि आप इंसान को तो हर एक चीज़ हर समय याद तो रहता नहीं है ना, इंसान है तो भूल भी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली डेट के हिसाब से रोज का रोज आपको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट आपका हिस्ट्री पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब डिफिनेशन को आप पढ़िए, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड अकाउंटिंग। वही जो आपको मैं समझाया कि जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सबको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे, सिस्टमेटिक मैनर में, उसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
वाई वी डू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों हैं? टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस, मतलब एसर्टेन मतलब क्या होता है? पता करने के लिए, मतलब कि एसर्टेन मतलब होता है पता करना, कोई चीज़ को पता करना। क्या पता करना? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जो कि इसमें हम आपको समझा ही है कि अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों है। ये अकाउंटिंग का मतलब समझा है। अब क्या है, अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों है? तो प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जिसके लिए पीएल अकाउंट एक बनाना पड़ता है। ठीक है, वो बहुत फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे आपको आगे, जब बहुत सारा 3 4 5 चैप्टर हो जाएगा, तब फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तब पीएल अकाउंट बोल के एक चीज़ है, वहाँ पे वो प्रॉफिट और लॉस होता क्या है वहाँ पे आपको समझ में आएगा और अच्छा से। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पीएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पता करने के लिए कि प्रॉफिट और लॉस। और क्या होता है सेकेंड पॉइंट? टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब प्रॉफिट और लॉस तो आप सुनते ही होंगे नॉर्मली कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन जो ये वर्ड है ये आपको नया सुनने को मिल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस का क्या स्ट्रेंथ है, मेरा बिजनेस का बिजनेस कितना स्ट्रेंथ में है, कितना वीक है, कितना स्ट्रेंथ है, उससे हम लोग का पता चलता है। वो पता करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जिसके लिए बैलेंस शीट से पता चलता है। बैलेंस शीट में एक तरफ में लाइबिलिटी कर्जा भी रहता है, एक तरफ में संपत्ति भी रहता है, एसेट्स और लाइबिलिटी दिया हुआ रहता है। तो वहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि बिजनेस कितना कर्जा में डूबा है या प्रॉफिट में डूबा हुआ, प्रॉफिट में है या कर्जा में डूबा हुआ है। तो किससे समझ में आता है? फाइनेंशियल पोजीशन से। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन के पता करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट से पता करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सिंपली बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज पर्सनल एंड द अनदर इज इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, वो समझते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर वाई अकाउंट, ब्रह्मपुर क्लब अकाउंट, टीसीएस कंपनी अकाउंट। देखिए कोई भी नेम, कोई भी स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, या फिर आप जो भी स्कूल में आप एडमिशन लिए हैं क्लास 11 में, वो स्कूल का जो नाम है वो किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। तो एनी प्रकार का, जैसे आपका नाम राम, श्याम, जोदू, मधु, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। एनी नेम जिसका खुद का एक स्टैम्प बन सकता है, ठीक है, तो उसका क्या है कि वो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। कोई भी क्लब का नाम हो गया, कोई टीसीएस एक कंपनी, जैसे हम यहाँ पे लिखे टीसीएस एक कंपनी का नाम है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, तो वो एक कंपनी का नाम है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं। एक्सेट्रा मतलब क्या होता है? चलिए ये तो टॉपिक के बाहर है। एक्सेट्रा मतलब क्या होता है? जब मिल गई, देखिए हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, हर एक चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट होता है। आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईटीसी एक्सेट्रा, ईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेट्रा। नहीं, एक्सेट्रा मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेट्रा, तो आप क्या बोलिएगा? एक्सेट्रा का मतलब आपको हम आज समझा दे रहे हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं एक्सेट्रा मतलब होता क्या है। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ये होता है। ये टॉपिक के बाहर है, पूरा इंटायर टॉपिक के बाहर है, फिर भी मैं आपको बस मिला वर्ड तो हम समझा दिए। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी मतलब अब सोचने का कैपेसिटी खत्म हो गया, लेकिन और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। अभी सोचने का कैपेसिटी खत्म हो गया है। बस फिलहाल के लिए इतना ही है एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सेट्रा मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखिए इम्पर्सनल अकाउंट को 2 भाग में भाग किया गया है, एक रियल अकाउंट में, दूसरा नॉमिनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट 2 भाग में भाग किया है, पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में मतलब क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति, ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, समझेंगे इसका भी एक एक करके हम समझेंगे क्या होता है। तो एसेट्स मतलब अभी फिलहाल इतनी समझ लीजिए, एसेट्स मतलब संपत्ति होता है। दूसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर में क्या क्या आ गया? एक्सपेंस आ गया, लॉसेस आ गया, इनकम आ गया, गेन्स आ गया, ठीक है। ये सब को हम एक एक करके भी समझेंगे, और इसका मतलब एक एक करके हम समझेंगे, और कितने प्रकार के होता है उसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से हम आपको एक बार और रिविजन करा दे रहे हैं, ठीक है।
अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड अकाउंटिंग। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों है, टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए, जिसके लिए हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम लोग बनाते हैं, जिससे पता चलता है बिजनेस का कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेंथ में है या वीक में है, तो उससे पता चलता है, जिसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट बनाते हैं। तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ गया, एनी नेम, जैसे कि एग्जांपल मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर वाई अकाउंट, ब्रह्मपुर क्लब है, कोई क्लब का नाम हो गया, कोई कंपनी का नाम जैसे टीसीएस कंपनी अकाउंट एक्सेट्रा, और भी है। रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट को क्या किया, 2 भाग में भाग किया गया है। एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, सारे प्रकार के एसेट्स, और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आ गया है, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद के एपिसोड हम इसके बाद करेंगे, आप इसको अब कॉपी कीजिए। आइए, कॉपी हो गया होगा। अगर किसी का बाकी है तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मिटा दे रहे हैं। अभी जो सारा एग्जाम्पल सब लिखे हैं वो सबको समझेंगे। रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये सारा चीज़ को अभी हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले एसेट्स का एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस, ये पहले 2 ही को देखते हैं, उसके बाद बाकी का बाद में। एसेट्स के एग्जांपल में क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश मतलब तो पता ही होगा, कैश मतलब पैसा, रुपीज़। बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा, और भी है एक्सेट्रा, मतलब तो आपको अभी समझ में आ ही गया होगा। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब क्या होता है, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर मतलब क्या हो गया, कोई भी चेयर, टेबल, बेड वगैरह, कोई भी फर्नीचर का सामान, वो भी एसेट्स हो गए, वो भी संपत्ति है। मशीनरी, वो भी संपत्ति है। कैश, ये भी एसेट्स है। और ये सब का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्स रिसीवेबल भी एक तरह का एसेट्स ही होता है। और बिल रिसीवेबल क्या होता है कि इसका बारे में एक चैप्टर है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बाद में आगे हम लोग जब वो चैप्टर करेंगे तब बिल रिसीवेबल आपको इसका मतलब और भी अच्छा से समझ में आएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए, ये जस्ट लाइक एन चेक नहीं है, बट चेक जैसा ही आप इसको मान लीजिए। ठीक है, बिल रिसीवेबल बाद में समझेंगे। एक्सपेंस मतलब क्या होता है,
एक्सपेंस। परचेज सैलरी, परचेज सैलरी, वेजेस, कैरेज एक्सेट्रा। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ आप परचेस करते हैं तो क्या होता है, खर्चा होता है। आप 1 रुपया का सामान खरीदिए या फिर 1 लाख का सामान खरीदिए, जो भी चीज़ आप परचेस करते हो वो क्या होता है, एक्सपेंसिव माना जाता है उसको। ठीक है। सैलरी, आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो आप उसको क्या पेमेंट करते हैं, या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं काम करने, आप समझ, ऐसे आप समझिए, ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है। आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है और आप उसको क्या महीना के एंड में क्या पे करते हैं, सैलरी। तो ये आपके लिए क्या, या फिर आप अगर बचपन से कहीं पे आप पढ़ते होंगे ट्यूशन, उन लोग को आप क्या पे करते थे, सैलरी पे करते थे अपने सर लोग को। सर लोग को तो फीस पे करते थे एज अ सैलरी के तौर पे ही, तो फीस आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसका क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी उनका पेमेंट कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया। वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी। आपके यहाँ पे कोई मजदूर काम कर रहा है, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। वेजेस मतलब मजदूरी। देखिए, जो आप कॉमर्स अकाउंट सभी जो है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारा नया नया वर्ड्स मिलेंगे, तो उसका हम आपको हिंदी मीनिंग हम समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर भूल जाएंगे तो आप पेंसिल से लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन करेंगे खुद से, जब सेल्फ स्टडी करेंगे, उसको जब रिवाइज करेंगे, तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि हाँ, वेजेस मतलब क्या बताए थे, मजदूरी। तो आप नोट डाउन कर, पेंसिल से उसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा, रिवीजन करते समय आपको दिक्कत नहीं होगा, हर एक मीनिंग आपको समझ में आएगा। कैरेज मतलब क्या होता है, भाड़ा। वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी। कैरेज मतलब भाड़ा। ठीक है। तो परचेज में तो एक्सपेंस पता ही है, कोई भी चीज़ परचेज करने से एक्सपेंस होता है। सैलरी, किसी को आप सैलरी पे कर रहे हैं तो भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। वेजेस मजदूरी, मजदूरी मतलब क्या, आपका ये भी एक्सपेंस है। कैरेज, कैरेज मतलब क्या, भाड़ा। भाड़ा भी एक तरह का, एक प्रकार का आपका एक्सपेंस है, एक्सेट्रा और भी है। नेक्स्ट लॉसेस, लॉसेस उसके बाद इनकम। लॉसेस मतलब क्या हुआ, लॉस्ट बाय फायर, बैड डेब्ट एक्सेट्रा। देखिए, लॉस बाई फायर मतलब क्या, आपका मोदीखाना का दुकान है या फिर कोई भी चीज़ का आपका गोडाउन है, दुकान है, वहाँ पे आप क्या हो गया, आग लग गया, और आग लगने के बाद जो नुकसान होगा क्या होगा, लॉसिस, तो लॉस ही तो है। आग लग गया आपका गोडाउन में और क्या हुआ, नुकसान हो गया, तो एक प्रकार का क्या है, लॉस है भाई, आग लग गया, लॉस हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। आपका मोदीखाना का दुकान है और आप एक, आपका लोकल एक एरिया में एक आदमी आके रह रहे हैं। ठीक है। एक आदमी आके रह रहे हैं और आपसे क्या होगा, रोज़ सामान ले जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, रोज़ सामान आपकी दुकान से ले जा रहे हैं, मतलब रेगुलर का कस्टमर हो गया है। तो आप उस पर क्या करेंगे कि उसको एक दिन आपके पास वो आया और बोला कि भैया, आप मेरे को इतना का सामान दे दीजिए, और आपको जो पैसा है ना, कोई भी अमाउंट का पकड़ लिए, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपीज़, 200 रुपया, कोई भी अमाउंट का आपके पास से पैसा, मतलब ये सामान परचेस करके वो ले गए आपके दुकान से, मोदीखाना दुकान से। और क्या किए, ले जाने के बाद में उसका नियत खराब है, मतलब उसका गलत इंटेंशन से ले गए। उस टाइम आपको समझ, जब क्रेडिट में ले गए ना, तो गलत इंटेंशन से ले गए। तो क्या हुआ, वो आपकी दुकान से परचेस करके सामान तो ले गए, लेकिन जिस दिन से आपके दुकान से सामान परचेस करके ले गए, उसके बाद से आपके दुकान में वो घूम के, रास्ता से गुजर भी रहे तो आपके दुकान में देख नहीं रहे कि पैसा देना पड़ जाएगा, तो आपके दुकान में देख ही रहे, या फिर वो आपका उस जगह ही छोड़ दिया। अब होता है ना कि कोई भाड़ा वाला रह रहा है, और भाड़ा वाला क्या होता है कि कोई रेंट पे आके रह रहा है, 6 महीना, 1 साल रहा, उसके बाद क्या, वो छोड़ के दूसरा जगह पे शिफ्ट नहीं हो जाता है। तो समझिए कि आपका उस दिमाग में सोचा है कि चलिए हम एक काम करते हैं, अब तो भाड़ा पे रहते हैं हम, अभी तो हम छोड़ने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, दुकानदार से तो जान पहचान हो गया, उसके दुकान से हम क्या करते, सामान परचेस कर लेते और यहाँ से 9 to 11 छोड़ के तो अब दूसरा जगह शिफ्ट हो जाएंगे, पैसा ही नहीं देना है।
तो वो क्या किया, परचेस किया है और फिर से आपको आपका दुकान में दोबारा आया नहीं और आपको वो पेमेंट नहीं किया, तो आपके लिए 200 रुपया क्या हो गया, 200 या 500 जो भी अमाउंट है, आपका वो क्या होगा, बैड डेप्ट हो जाएगा। आपका पैसा कोई मार ले रहा है, तो पैसा मार ले रहा है मतलब क्या हो रहा है, आपके लिए तो वो भी लॉस ही है ना। वो इंसान आपका पैसा मार के भाग गया तो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो बैड डेट मतलब लॉसेस होता है। किस तरह का लॉस, कि कोई इंसान आपका पैसा मार लिया और नहीं दिया। अब समझ में आ गया होगा, अब आप कभी नहीं भूलिएगा। इनकम मतलब क्या होता है, सेल्स, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेट्रा। देखिए, सेल्स, आपका दुकान से बहुत सारा सामान सेल हो रहा है, बहुत सारा सामान सेल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। तो आपका सेल होता है, जब भी आपका दुकान से कोई चीज़ सेल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, आपका इनकम हो रहा है। सेल होने से ही तो इनकम होता है ना, सेल्स का मतलब इनकम। रेंट रिसीव्ड मतलब आपका एक घर है या फिर खाली दुकान है, आप उसको भाड़ा में लगा दिए और आप क्या कर रहे हैं, मंथली उससे रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो भी एक प्रकार का आपका क्या हो गया, इनकम हो रहा है। इनकम है ना भाई, आपको रेंट रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो गोडाउन से रिसीव कर रहे हैं या फिर आप अपना खाली घर से रिसीव कर रहे हैं, कहीं से भी आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, वो भी आपका इनकम में कैलकुलेट होगा। सैलरी रिसीव, देखिए एक्सपेंस में आप क्या पढ़े थे, सैलरी। देखिए सिर्फ अगर सैलरी रहेगा, कभी कभी सैलरी पेड भी दे देता है, लेकिन अगर सिर्फ सैलरी रहेगा तो उसको एक्सपेंस मानेंगे, और सैलरी रिसीव रहेगा तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, वो तो इनकम हो जाएगा। आप रिसीव कर रहे हैं सैलरी, आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं मतलब क्या हो गया, वो आपके लिए इनकम हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको किसी को पेमेंट करना था, या फिर आप होता है ना, आप कहीं पे कुछ सामान परचेस करने गए हैं, 10,000 का सामान परचेस करने गए हैं, आप दुकानदार से आप क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग करके उसको 9,500 रुपया ही आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो 500 आप क्या रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। देखिए पैसा का ना जाना भी एक प्रकार का पैसा का आना ही होता है। अगर आपको दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता तो आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है ना। तो आपके लिए नहीं पेमेंट किए, 500 रुपया, 10,000 का सामान आप 9,500 में ले रहे हैं, 500 रुपया आपको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो 500 रुपया आपके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव। ये भी एक प्रकार का इनकम हो गया, इनकम में ही ना कैलकुलेट होगा, तो ये भी डिस्काउंट रिसीव एक प्रकार का इनकम हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, बैंक में पैसा रखते क्यों है, इंटरेस्ट के लिए, टू रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो अब बैंक में पैसा रख रहे हैं, वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो भी एक प्रकार का इनकम ही है, ठीक है, एक्सेट्रा और भी है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको पता सब कुछ, ये सब जो है ना आप रेगुलर ही सुनते होंगे, बट इसके एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो आपको अभी खुल रहा होगा, आपको पता सब है, बस हम आपको ये एहसास दिला रहे, बिलीव करा रहे कि आपको हाँ पता है, समझे। अब आप समझिए, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा, कर्ज। बिल्स पेबल, देखिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, इसको आप
बस इतना समझ के रखिए, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, उसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा कि बिल्स रिसीवेबल होता क्या है, बिल्स पेबल होता क्या है। अभी ये आप इतना समझ लीजिए कि ये एसेट होता है, ये लाइबिलिटी होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा होल्ड करके रख रहे हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, आपको कहीं पे किसी को पेमेंट करना है, बाकी है, तो क्रेडिटर्स भी एक तरह का लाइबिलिटी होता है। लोन, आप किसी से लोन लिए हैं, लोन लिए बाद में उसको चुकाएंगे, वो भी आपका एक तरह का कर्जा ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी होता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी एक तरह का लाइबिलिटी है, कर्जा है, आपको पेमेंट करना है, एक्सेट्रा। क्रेडिटर्स और एसेट्स में एक और हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, डेटर्स, DBTORS, डेटर्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम समझाएंगे कि डेटर्स और क्रेडिटर्स होता क्या है, जस्ट इसके बाद ही हम समझाएंगे डेटर क्रेडिटर्स, क्योंकि बहुत जगह आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स मिलेंगे और आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि डेटर्स मतलब क्या होता है और क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है। इसी के बाद हम समझाएंगे। डेटर्स एसेट होता है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है, ठीक है। बिल्स पेबल तो हम बोलते हैं अभी होल्ड करके एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है। लोन मतलब क्या होता है, आप किसी से, पता ही होगा, आप किसी से लोन लिए, उसको आपको रीपेमेंट करना है, फिर उसको पेमेंट करना है, तो आपके लिए भी कर्जा ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब कर्जा, लाइबिलिटी है, आपको पेमेंट करना है, एक्सेट्रा। गेन्स मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, आपने कोई सामान को सेल किया, सपोज 8,000 का सामान आप 10,000 में सेल कर रहे हैं, क्या 8,000 का सामान 10,000 में आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स, मतलब सेल्स कितना हुआ, 10,000 का सेल हुआ ना, तो आपका जो 8,000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा जो सेल हुआ है वो आपके लिए क्या हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वही चीज़ है, आप कॉस्ट प्राइस से हायर प्राइस में जो चीज़ सेल करते हैं उसको आप गेंस बोलते हैं। आपको गेंस कितना हुआ, सेल के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको गेंस बोलते हैं। हम क्या बोले, 8,000 का सामान आप 10,000 में बेचे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,000, 2,000 का आपका प्रॉफिट हुआ ना, आपका तो 8,000 तो आपका कॉस्ट ही था, अब 2,000 ना ज़्यादा बढ़ा के, प्राइस को बढ़ा के बेचे हैं, मतलब उसमें प्रॉफिट ऐड करके, तो 2,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन ऑन सेल्स वो उसको गेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको आप अब कॉपी कीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है। और सिर्फ सैलरी रहने से आप समझिएगा एक्सपेंस है, और सैलरी रिसीव रहने से इनकम है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम डेटर्स और क्रेडिटर्स समझाएंगे, इसको आप कॉपी कीजिए जल्दी से कॉपी में। दो मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। इसको आप एक काम कर सकते हैं, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं सबका मीनिंग। एसेट्स मतलब संपत्ति, संपत्ति, एसेट्स मतलब संपत्ति। एक्सपेंस मतलब खर्च। लॉसेस मतलब हानि लिख सकते हैं आप। इनकम मतलब आय। लायबिलिटी मतलब कर्ज। गेन्स मतलब भी लाभ, गेन्स मतलब लाभ।
ठीक है, आप हिंदी में इसको लिख लीजिए ऐसे। आई थिंक हो गया होगा। अगर नहीं किसी का बाकी रह गया है तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आइए, मीनिंग ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर मतलब क्या हो गया। फ्रॉम होम आई शैल गेट मनी टू whom we have to pay। डेटर मतलब हो गया फ्रॉम whom I shall get money, जिससे हमको पैसा मिलेगा। जो मेरे को पैसा देने वाला रहेगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर रहेगा। डेटर मतलब क्या, एसेट। मेरे लिए तो भाई वो एसेट ही होगा ना, क्योंकि उससे हमको क्या है, पैसा मिलने वाला रहेगा। तो डेटर मतलब क्या गया, फ्रॉम होम आई सेल गेट मनी, जिससे हमको पैसा मिलने वाला रहेगा वो मेरे लिए डेटर हो जाएगा। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, टू हुम वी हैव टू पे। पे मतलब क्या होता है, देना। मेरे को किसी इंसान को पैसा चुकाना है, सपोज राम को पैसा, अरशद को, राम को पैसा चुकाना है, मतलब मुझे राम को देना है पैसा, तो मेरे लिए राम क्या हो जाएगा, राम मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। बिकॉज आई हैव टू पे राम, बिकॉज आई हैव टू पे राम, मुझे राम को पेमेंट करना है, राम मेरे लिए राम क्या होगा, क्रेडिटर हो जाएगा। समझ में आया। तो क्रेडिटर मतलब क्या हो गया, टू हुम वी हैव टू पे, जिसे हमको पेमेंट करना होता है वो मेरे लिए क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको मार्क कर लीजिए, हम आपको एक चीज़ लिखा दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ऐसे नहीं, नोट में लिखिए, इसको हम आपको एकदम नोट में लिखा दे रहे हैं। ऐसे नोट लिखकर आप एक लिख लीजिए, बिजनेस ओनर एंड द बिजनेस both are different in the concept of separate legal entity। ये आपको एकदम से याद करके रखना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिजनेस ओनर मतलब बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है, एंड उसका बिजनेस, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब क्या, बिजनेस ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। बिजनेस का ओनर बिजनेस का नहीं, बिजनेस के लिए बिजनेस का ओनर नहीं, मतलब दोनों का प्रॉफिट अलग अलग, दोनों अलग अलग है।
इस कॉन्सेप्ट में बिजनेस का ऑनर एंड उसका बिजनेस बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड नो दिस। इसीलिए आपको मैं पहला इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैं आपको ये चीज़ बता दिया। नोट कर लीजिए कॉपी में सारा। आई थिंक हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। आइए अब कुछ रूल्स लिखते हैं, जिस रूल्स को फॉलो करके आप जर्नल बना सकते हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है जर्नल। ये रूल्स के ही अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स आप जर्नल को बना पाइएगा। अगर ये रूल्स अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप सम्स नहीं बना पाएंगे जर्नल। तो क्या है ये रूल्स? इस रूल्स देखिए, ये रूल्स जर्नल बनाने के लिए दो तरह से ये रूल्स को पढ़ा जाता है। ये दो रूल्स है इसका, एक गोल्डन रूल्स और एक मॉडर्न रूल्स, जिसको हम लोग अपना नाम दे सकते हैं गोल्डन रूल्स, या फिर हम लोग प्यार से इसको डायमंड रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स जो होता है, सारे फैकल्टीज सारे टीचर्स मैक्सिमम टीचर, सारे नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं? गोल्डन रूल्स को ही फॉलो करते हैं। और गोल्डन रूल्स मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आता नहीं है, और क्योंकि बिकॉज उसमें क्या थियोरटिकल पार्ट बेसी ज़्यादा है, मतलब बेसी उसमें थियोरटिकल पार्ट इंक्लूड है। तो अब थ्योरी क्या होता है, स्टूडेंट लोग को समझते हैं कि उसको रटना पड़ेगा, और रटने के चक्कर में क्या होता है, उन लोग को समझ में नहीं आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को मॉडर्न रूल्स गोल्डन रूल्स समझ ही नहीं आता है, मतलब समझ भी जाते हैं तो भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। तो हम आपको दूसरा रूल सिखाएंगे। ठीक है, ये रूल्स याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। इसका रूल्स क्या है देखिए, इनकम लायबिलिटी, इनकम लायबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज करने से क्रेडिट, डिक्रीज करने से डेबिट। एक्सपेंस एसेट्स, ये रूल्स आपको एकदम याद करना पड़ेगा। उसका नाम है गोल्डन रूल्स, तो इसको हम लोग प्यार से डायमंड रूल्स भी बोल सकते हैं। देखिए, इनकम और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। इनकम लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। ये रूल्स आपको याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज इस रूल्स के बिना सम्स नहीं बनेगा। आप एक सम्स इस रूल्स के बिना नहीं बना सकते हैं। एक्सपेंस और एसेट्स, एक्सपेंस और एसेट्स क्या होता है? अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और एक्सपेंस एसेट्स डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है? इंक्रीज होने से डेबिट होता है, डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है, और इनकम लायबिलिटी इसका उल्टा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये रूल्स आपको याद करना पड़ेगा, एकदम दिमाग में सेट कर लेना होगा। अभी आपको देखकर ही आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा।
अब 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। आइए अब इसका सम्स आपको दिखाते हैं किस तरह का इसको सम्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, सैलरी टू स्टाफ ₹2000। ठीक है, अभी क्या है कि जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को हम फॉलो नहीं करेंगे। जब हम सम्स बनाएंगे तब जर्नल का हम फॉर्मेट बना करके हम करेंगे। अभी जस्ट आपको समझा रहे हैं, एग्जांपल देके समझा रहे हैं। पेड सैलरी टू स्टाफ, आप क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं किसको, स्टाफ को। आप क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं स्टाफ को। तो आपके लिए सैलरी पे कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहला खर्चा हो रहा है। आप किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं मतलब आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा ना। और उस एक्सपेंस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, सैलरी। उस एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। और आप पेमेंट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, रुपया ही ना पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। कैश मेरा क्या है, एसेट्स है। जिस तरह सैलरी क्या था, एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट कर रहे थे। और एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। तो उस जो एसेट्स घट रहा है उस एसेट्स का नाम क्या है, कैश। तो टू कैश अकाउंट, 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। अब देखिए ये फॉर्मेट भी आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आप सैलरी अकाउंट डेबिट लिखकर यहाँ से आप टू कैश अकाउंट नहीं शुरू कीजिएगा, गलत हो जाएगा, फॉर्मेट पूरा ही टोटली गलत हो जाएगा। आपको सैलरी अकाउंट डेबिट लिखकर जो टू लिखेंगे वो थोड़ा सा जगह छोड़ के आपको टू लिखना पड़ेगा। मतलब डेबिट का जो अमाउंट है और क्रेडिट का जब अमाउंट लिखेंगे तो थोड़ा सा इस तरह का जगह छोड़ के लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के, तो क्या तभी जगह फॉर्मेट से होगा। और अमाउंट देखिए, पहले डेबिट अमाउंट होगा, उसके बाद जगह छोड़ के क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। इस तरह का फॉर्मेट होता है। ऐसे लाइन वाइन टान के हम जब प्रॉपर्ली जब सम्स बनाएंगे तब हम लाइन वाइन टान के बनाएंगे। ठीक है, आप फिलहाल इतना ही समझिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया जर्नल एंट्री। इसके लिए एक नरेशन भी लिखना पड़ता है। ठीक है, उस नरेशन का कैसे लिखेंगे, ऑलवेज जब भी हम नरेशन लिखेंगे तो बीइंग से शुरू करेंगे। बीइंग, हर नरेशन में बीइंग ऐड होगा, बीइंग ऐड होगा ही होगा। बीइंग नरेशन मतलब क्या, जस्ट हल्का सा नोट पुट करते हैं। इस जो एंट्री हम पास किए हैं, जो हम ट्रांजेक्शन को पास किए, एंट्री जो पास किए, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा एक हम नोट लिखते हैं एज अ नरेशन, बीइंग ऐड करके। बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया सम्स नंबर 1। हम आपका ये फॉर्मूला इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूला से कनेक्ट करके हम आपको सम्स दिखा रहे हैं। आपको 1 नंबर का सम्स समझ में आया, अब समझ में आ गया, इसको जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 हम कराएंगे क्योंकि जगह नहीं है मेरा, अब इसको मिटाना पड़ेगा तभी एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹5000। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹5000, इसका मतलब क्या हुआ, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹5000, इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी हमको पेमेंट करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हम बताए थे आपको, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, मतलब क्या हो रहा है कि सैलरी हमको पेमेंट करना बाकी है, अभी सैलरी पेमेंट करना मेरे को बाकी है, कितना, 5000, यानी 5000 मेरा अभी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है ना,
लाइबिलिटी तो इंक्रीज़ कर रहा है, सैलरी हमको पेमेंट करना है, कर्जा मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है कि सैलरी मेरे को अभी पेमेंट करना है, पेमेंट किए नहीं है, पेमेंट लग गया है, पेमेंट करना है, तो एक कर्जा बढ़ गया, तो इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा। लेकिन और साथ में मेरा क्या बढ़ रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, पेमेंट करना है यानी मेरा एक्सपेंस भी बढ़ गया, तो एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। कौन सा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट। और एक बात, तो हमेशा डेबिट का अमाउंट जो होगा वही क्रेडिट का अमाउंट होगा, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो है वो ऑलवेज सेम होगा, ऐसा नहीं कि डेबिट का इतना अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट पूरा सेम अमाउंट होना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी एक नरेशन पुट कर देते हैं, देखिए इसमें भी बीइंग लिख कर ही हम नरेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, समझ में आया। सैलरी मेरा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट कर दिए, एक्सपेंस बढ़ रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, साथ में क्या बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज करता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, CR मतलब क्रेडिट, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, लाइबिलिटी का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, पेइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हमको एक एक करके मिटाना पड़ रहा है, और इस फॉर्मूला को हम इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि फॉर्मूला हम कनेक्ट करके दिखा रहे हैं, अगर मिटा देंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा। फॉर्मूला इस तरह समझ में आ रहा है ना कि किस तरह का हम फॉर्मूला को हम कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। हम गुड्स को परचेस कर रहे हैं, किसमें, क्रेडिट में हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो क्या मेरा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, परचेस मेरा क्या है, एक्सपेंस है। हम क्या बोले थे, ₹1 का सामान खरीदिए, 1 लाख का सामान खरीदिए, जितना का आप परचेस कीजिएगा एक्सपेंस होगा, ठीक है, एक एक्सपेंस बढ़ रहा है। दूसरा, लेकिन हम क्या है, कैश में नहीं खरीद रहे हैं, क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, क्रेडिट मतलब बाकी में खरीदे, उधारी में खरीद रहे हैं, तो उधारी में जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो मेरा क्या बढ़ता है, कर्जा बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ जाता है। अरे अभी हम उधारी में परचेस कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो उसको हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, तो पेमेंट करना पड़ेगा, यानी मेरा क्या है, मेरा एक लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो एक खर्चा बढ़ रहा है, दूसरा क्या, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, एक खर्चा बढ़ रहा है, दूसरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो खर्चा मतलब एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेज, गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, तो यहाँ पे हम डेबिट पुट करेंगे, और एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं, और दूसरा मेरा क्या बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ना, हम बाकी में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे उस क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, अगर यहाँ पे नाम दिया रहता तो हम नाम लिख देते, टू क्रेडिटर अकाउंट, लाइबिलिटी का नाम क्या है, टू क्रेडिटर अकाउंट, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, टू परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर मतलब क्या, ये क्रेडिटर में लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे नरेशन पुट कर देंगे, बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बाकी में हम गुड्स परचेज किए,
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किए, बिकॉज मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, साथ में क्या बढ़ रहा है, मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, और लाइबिलिटी का नाम क्या है, नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट हम कर देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। मिटा दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, 4 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश ₹15,000। हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं किस में, कैश में। गुड्स को किस में सोल्ड कर रहे हैं, कैश में, मतलब पैसा से कैश गुड्स दे रहे हैं और कैश रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा आप सोचिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई चीज़ सेल करने से मेरा क्या बढ़ता है, इनकम बढ़ता है। मेरा हम सेल कर रहे हैं यानी क्या हो रहा है, मेरा इनकम बढ़ रहा है। और दूसरा क्या बढ़ रहा है, सेल करने से मेरे को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो कैश मिल रहा है यानी मेरा एसेट्स बढ़ रहा है। कैश तो मेरा एसेट्स होता है ना, एसेट्स मेरा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट ना। एसेट्स का नाम क्या है, तो कैश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, और क्या बढ़ रहा है मेरा, सेल हो रहा है, मतलब हम सोल्ड कर रहे हैं यानी मेरा क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो सेल मेरा क्या है, अब ध्यान से सोचिए हम क्या लिखाए थे पीछे में। आप एक बार जाइए सेल्स में जाके देखिए, इनकम में जाके देखिए, इनकम में हम सेल्स लिखा है ना, सेल्स मेरा इनकम होता है। तो मेरा इनकम मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। देखिए इनकम मेरा इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इनकम बढ़ रहा है, कौन सा इनकम, इनकम का नाम क्या है, तो सेल्स, सेल्स हो रहा है ना, तो टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश मेरा क्या है, एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट। 15,000 से डेबिट, 15,000 से क्रेडिट। नरेशन देखिए सब में बीइंग लिख रहे हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, इस तरह आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। नोट कर लीजिए, आप समझ के नोट कीजिए। मिटा दे रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹22,000। अब 22,000 का गुड्स क्या किए, सेल तो किए, लेकिन पिछला बार क्या था, इससे पिछले बार जो हम ट्रांजेक्शन एंट्री पास कराए थे कौन सा था, कैश सेल कर रहे हैं लेकिन कैश में। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल तो कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट में, बाकी में हम सेल कर रहे हैं। देखिए बाकी में सेल करने से क्या होता है, अभी हम उसको बाकी में सेल कर रहे हैं लेकिन बाद में तो हम उससे तो पैसा रिसीव करेंगे ही ना, बाद में तो अभी हम बाकी में सेल कर रहे हैं लेकिन क्या करेंगे, बाद में हम उससे पैसा रिसीव करेंगे। तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, डेटर एसेट, मेरे लिए तो एसेट ही होगा ना, बाद में हमको उससे पैसा मिलने वाला है। तो मेरा डेटर मेरा क्या होता है, डेटर एक तरह का एसेट होता है। अब जाके देखिएगा एसेट्स में हम लिखाए हैं कि डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज करने से क्या करेंगे, डेबिट। कौन सा एसेट्स मेरा बढ़ रहा है, तो डेटर एसेट्स, नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर एसेट्स मेरा बढ़ रहा है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू, और मेरा क्या बढ़ रहा है, सेल कर रहे हैं, सेल करने से ही मेरा इनकम बढ़ता है, सेल हो रहा है मतलब मेरा इनकम बढ़ रहा है। कौन सा इनकम, इनकम बढ़, देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम, इनकम अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम का नाम क्या है, कौन सा इनकम बढ़ रहा है, तो सेल्स इनकम, तो टू सेल्स अकाउंट।
डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर मेरा क्या है, एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट, इनकम मेरा इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट, ठीक है, इनकम इंक्रीज करने से क्रेडिट। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 22,000 डेबिट 22,000 क्रेडिट। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, हम गुड्स को कैसे सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं क्रेडिट में, इसको नोट कीजिए। नोट हो गया होगा। तो गाइस यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास जो है अकाउंट्स का, जो इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अब प्रॉपर हम जर्नल एंट्री का, जर्नल एक चैप्टर है, हम जर्नल सम्स बनाएंगे, बहुत सारा उस दिन सम्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी डाउट्स अगर बच गया होगा तो आप कमेंट में आप लिख के मुझे बता सकते हैं कि हाँ मेरे को इस जगह पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे डाउट है, हम हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मेरा अरशद सर जो क्लासेस, जो मेरा चैनल है अरशद सर क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जबकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियोस डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा ऐसा नहीं है कि 2-4 वीडियोस में डालने के बाद उसको मैं क्या करूँगा कि पेड में डाल दूंगा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा फिर आपको देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा इंटायर क्लासेस मेरा फ्री में रहेगा यूट्यूब चैनल पे। मेरा मोटिव है फुल क्लासेस फ्री में देने का, मतलब फ्री में मेरा पूरा जो जितना भी मेरा क्लासेस रहेगा हम फ्री में अपलोड कर देंगे। अगर आप उस चैनल को हर एक चैप्टर्स को आप पूरा अगर अच्छा से सीक्वेंस से करेंगे तो आपको क्या होगा कि कहीं पे किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आपका एकदम हर एक कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स आपने चूज़ किया है कॉमर्स, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ऐसे तो कोई भी कोर्स ख़राब है नहीं, मैं किसी भी कोर्स को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट आपने जो चूज़ किया है वो अच्छा चूज़ किया है, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे अच्छा से और आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कीजिए, कमेंट कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।